हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी पर। प्यारे साथियों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग लगातार प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ते चले आ रहे हैं और ये छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि आपको मैं बेहतर से बेहतर सिखाऊं। आप सभी प्यारे साथी जो है इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आप हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, या उसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आज ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, पूरी वीडियो को बिल्कुल देखिएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं जाइएगा। और जैसा कि दोस्तों कहा जाता है कि इस निष्कर्मी संसार में आखिर फल कब पाया है, इस निष्कर्मी संसार में आखिर फल कब पाया है, पुरुषार्थी मानो ही जग में नाम कमाया है। समझो न कमज़ोर स्वयं को, स्वभुज पर विश्वास करो, बदलेगा इतिहास जरूर, तुम बदलने का तो प्रयास करो। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल मेहनत से लगे रहिए, लगन के साथ लगे रहिए। आपके जो भी सपने हैं, आपका जो भी लक्ष्य है वो पूरा होगा। और आइए हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग आज जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो अपने आप में बहुत ही शानदार टॉपिक है। अगर प्राचीन भारतीय इतिहास की बात की जाए तो ये टॉपिक एक सदाबहार टॉपिक है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना तो बिल्कुल तय ही होता है ना? तो देखो, अभी तक मैंने आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल का इतिहास इसके पहले की 2 वीडियोज़ में कवर किया हुआ है, जहाँ पर मैंने स्टोन एरा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल इसके विषय में पढ़ा दिया है। आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बाद जो है दूसरे खंड में आते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल की हम बात करते हैं। देखो, जो आद्य ऐतिहासिक काल का इतिहास होता है, इसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आपको पढ़ना है। हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था, और इसमें जो कुछ भी रहा है, जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो आदि ऐतिहासिक काल है, इसी के तहत जो है सिंधु घाटी सभ्यता आती है। एक बार नहीं, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके तहत आती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आद्य ऐतिहासिक काल के तहत आती है। देखो, एक कार्बन 14 डेटिंग होती है। कार्बन 14 डेटिंग के माध्यम से ही जो पुरातत्व, जो बहुत प्राचीन समय की जो है चीज़ें, वस्तुएं होती हैं, इनका हम पता लगाते हैं कि आखिर वो कितने वर्ष पुराने हैं, ठीक, कितने साल पुराने हैं। और ये जो अपने आप में सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये 2500 से 1750 BC के मध्य की थी। मतलब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, मतलब कई लाख वर्ष पहले की ये सभ्यता हुआ करती थी। और इसे हम सिंधु सभ्यता भी बुलाते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के पास में सभ्यता थी, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता। और यहाँ के जो निवासी थे उनको सैंधो निवासी के कहने के कारण इसको हम सैंधो सभ्यता भी बुला देते हैं। इसका एक नाम होता है प्यारे साथियों, कांस्य युगीन सभ्यता। अब ये कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला जाता है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। और इसको हड़प्पा सभ्यता भी बुलाते थे, क्योंकि हड़प्पा एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर, बड़ा नगर हुआ करता। हड़प्पा एक सबसे प्राचीन नगर हुआ करता था इस सभ्यता का, इसलिए जो है इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बुलाते हैं। अब बात आती है सभ्यता, सबसे पहले सिविलाइजेशन होता क्या है, इस बात को समझना जरूरी है। देखो, किसी एक क्षेत्र में जब लोग एक ही संस्कृति को, एक ही कल्चर को अपनाएं, तो वह सभ्यता कहलाती है। अब ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ के जो है लोग जब एक ही कल्चर को अपनाएं, तो वह सभ्यता कहलाती है। और ऐसी सभ्यताओं में एक सभ्यता हुआ करती थी, सिंधु घाटी सभ्यता। आपने और कई सारी सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ये समकालीन सभ्यताएं थी, जब यहाँ अपने भारत में सिंधु घाटी सभ्यता जो है चल रही थी, उसी समय की सभ्यताएं थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये आता है कि आखिर भारत में 1905 ईस्वी में जब लॉर्ड कर्जन वायसराय हुआ करता था, इसी के समय में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर मैं आपको ये नोट किए दे रहा हूँ। देखो, 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में, नोट करते चलना ये चीज़ें, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का के विषय में क्वेश्चन ये आता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है, ठीक है। कोलकाता में है इसका मुख्यालय। अब ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण था ना, इसी के सबसे पहले अध्यक्ष महानिदेशक जो हुआ करते थे, वो जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल, आप सामने देख रहे हैं।
इन्हीं जान मार्शल के नेतृत्व में 2 लोगों को चयन किया गया, एक दयाराम साहनी थे और दूसरे राखलदास बनर्जी। एक्चुअल में था कि लाहौर से कराची के बीच में जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और इसी के दौरान जो है इसी खुदाई में कई तरह के प्राचीन जो है वस्तुएं निकलने लगी और उन्हीं के आधार पर जो है जब जॉन मार्शल को सूचित किया गया तो जॉन मार्शल ने तभी वहाँ पर जो है खुदाई करवाने का आदेश दिया और उसके लिए जो है सबसे पहले दयाराम साहनी को चुना, जिन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई करवाई थी और जो रावी नदी किनारे बसा था। और उसके बाद 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। तो इस प्रकार से जो है अब जैसे ही यहाँ पर इन नगरों में इस स्थान पर खुदाई चालू होगी, वैसे ही इस सभ्यता के विषय में जानकारी मिलना प्रारंभ हो जाती है। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर क्या था इस सभ्यता में। देखो, सबसे पहली बात तो ये सभ्यता, देखो मैंने पहली स्लाइड में आपको दिखाया है कि ये सभ्यता कुछ ऐसी थी। ये क्या था, आप इसको महज एक फ़ोटोग्राफ ना समझें, मैंने इसको बहुत तरीके से आपको लगा के समझाने का प्रयास किया है। देखो यहाँ पर ये सभ्यता कुछ ऐसे पक्के मकान हुआ करते थे इस तरह से, ठीक है। और ये नदी थी और इसी नदी के आसपास ये सभ्यता यहाँ पर बसी हुई थी, ठीक है। और इस तरह से जहाज़ आया जाया करते थे और इस तरह से जो है ये बंदरगाह हुआ करते थे। गुजरात में लोथल बंदरगाह का स्थान ये हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद सभ्यता में इस तरह के पक्के मकान सब बने हुआ करते थे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा था, ये सबसे दक्षिणी हिस्सा जो हुआ करता था, सदर्न पॉइंट जो हुआ करता था, वो हुआ करता था दैमाबाद। दैमाबाद ये महाराष्ट्र में हुआ करता था। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी हिस्सा था, पूर्वी हिस्सा आपको दिख रहा होगा मैप में, आलमगीरपुर था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी हिस्सा हुआ करता था मांडा, अखनूर, ये चिनाब नदी किनारे जम्मू कश्मीर में पड़ता था। और इसके बाद इसका पश्चिमी हिस्सा जो हुआ करता था वो सुतकांगडोर पड़ता था, ठीक है। सुतकांगडोर जो दास्क नदी किनारे था, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक आकार होता है वो त्रिभुज के रूप में, ट्रायंगल के रूप में आता है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था ना, वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार, एक बात। दूसरी बात, अब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को क्या है कि इतना ज़्यादा लिखने के विषय में जानकारी नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ना, लिपि का मतलब होता है जिस माध्यम से अपने आप की भाषा को हम प्रकट करें, ठीक है। तो इनकी लिपि थी भाव चित्रात्मक। अपने भावों को चित्रों के माध्यम से ये जो है प्रकट करते थे। तो भाव चित्रात्मक लिपि इनकी हुआ करती थी, ये भी आप नोट कर लेंगे। इसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन और भी बात करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की शैली क्या थी, तो इसके लोगों की शैली थी ब्रुस्टोफेडन शैली, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 से 4 प्रश्न आप नोट करते चलेंगे। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो जरा ये देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों बुलाते हैं हम। क्योंकि देखो, सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार की अर्बन सिविलाइजेशन, शहरी सभ्यता होती थी। बिल्कुल नगर निकास प्रणाली, पक्के मकान हुआ करते थे, नालियाँ पूरी बनी होती थी और जितने भी रास्ते थे सब 90 एंगल में बिल्कुल एकदम सीधे रास्ते ऐसे हुआ करते थे, इस प्रकार से, ठीक है। तो एकदम एक सुव्यवस्थित सभ्यता मानी जाती थी, ठीक है। तो नगरीय सभ्यता थी एक प्रकार की, पक्की ईंटों से मकान बने होते थे। इसी सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन को मिला करके कांसा बनाया था। तांबे में टिन को मिला के क्या बनाया? कांसा बनाया, ठीक है। और इसीलिए जो है इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और ये सभ्यता अपने आप में नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। यहाँ 300 से ज़्यादा, लगभग 300 साढ़े 300 से ज़्यादा स्थल मिले हैं, जिनमें 200 से ज़्यादा स्थल तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? गुजरात में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद 1350 बस्तियाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब ये आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता के वो नगर हैं जिनको खोजा गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कब इसकी खुदाई हुई, कौन सी नदी किनारे था और किसने खुदाई करवाई, खोजकर्ता कौन था। तो देखो, हड़प्पा के विषय में हम लोग अगर बात कर लें, सबसे पहला नगर आपके सामने हड़प्पा है। तो हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने कराई। ये रावी नदी किनारे बसा था। मोहनजोदड़ो की बात करें 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने खुदाई करवाई। ये सिंधु नदी किनारे बसा था। सुतकांगडोर की बात करें 1927 ईस्वी में RL स्टाइन ने इसकी खुदाई करवाई और ये दास्क नदी किनारे था।
चन्हू की हम लोग बात करें 1931 ईस्वी में एमजी मजूमदार ने इसकी खुदाई करवाई और ये भी सिंधु नदी किनारे था। रोपड़ जो पंजाब में पड़ता है, ठीक है, पंजाब का क्षेत्र हुआ करता था, इसकी खुदाई 1953 में वाईडी शर्मा ने करवाई, सतलज नदी किनारे था ये। कालीबंगन राजस्थान का क्षेत्र होता है, 1953 में इसकी खुदाई ए घोष ने करवाई और ये घग्गर नदी किनारे था। लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह होता है, इसकी खुदाई 1950 में प्यारे साथियों जो है एसआर राव ने करवाई थी और ये भोगवा नदी किनारे बसा हुआ था। हम लोग आलमगीरपुर की बात करें तो 1958 में इसकी खुदाई जो है वाईडी शर्मा ने कराई थी और ये हिंडन नदी किनारे बसा हुआ था। और राखीगढ़ी जो क्षेत्र होता था ये 1990 में इसकी खुदाई सरस्वती, ठीक है, सरस्वती नदी किनारे था और ये जो है मुगलों के शासनकाल में जो है रफ़ीक मुगल जो होता है इसके शासनकाल में जो है इसके रफ़ीक मुगल के टाइम में जो है इसकी खुदाई करवाई गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर पहला नगर कौन सा हड़प्पा होता है। देखो हड़प्पा जो होता है ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में है, ठीक है, और इसके बाद सबसे बड़ी इमारत यहीं पर मिलती है हड़प्पा में। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर हुआ करता था, सबसे प्राचीन नगर आपसे पूछ ले तो हड़प्पा हुआ करता था। और हड़प्पा में एक कब्रिस्तान मिलता है, ठीक है, और कब्रिस्तान के अलावा जो है यहाँ पर उर्वरता की देवी की मूर्ति प्राप्त होती है। जो मैं आपको बताता चलो वो इम्पोर्टेंट पढ़िएगा, नोट्स में तो बहुत कुछ लिखा है, इतना सब आपको नहीं ध्यान देना है, बस आप इतना आप हमारे साथ पढ़ते चलिए, मैं जो आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। तो उर्वरता की देवी की मूर्ति कहाँ मिली? हड़प्पा में। सबसे प्राचीन नगर कौन सा? हड़प्पा ही होता है। हड़प्पा की हम लोग बात करें, इसकी खुदाई किसने करवाई? इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में जो है इसकी खोज की थी और 1923 में खुदाई करवाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आपका होता है वो होता है मोहनजोदड़ो। देखो मोहनजोदड़ो जो होता है इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, माउंट ऑफ डेथ कहा जाता है इसको। पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी किनारे ये भी पड़ता था। यहाँ विशाल जो है अन्नागार मिलता है और विशाल स्नानागार दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे प्रसिद्ध विशाल स्नानागार ये कहाँ मिला? ये भी मोहनजोदड़ो में। अन्नागार कहाँ मिला? ये भी मोहनजोदड़ो में मिला। और साथ ही साथ जो है जॉन मार्शल ने तो इसे विश्व की सबसे अद्भुत इमारत बुलाया है विशाल स्नानागार को। और स्वास्तिक का चिन्ह है, हम लोग बात करें महाविद्यालय भवन, नटराज की मूर्ति, भगवान शिव की पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा ये लोग किया करते थे, ये सब मोहनजोदड़ो में ही मिलता है। और इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ें तो सबसे प्रसिद्ध कांस्य की जो नर्तकी मूर्ति होती है, ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आया है, प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होती है। और पक्की ईंटों के मकान के साक्ष्य जो होते हैं ये भी मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। ईंटों का अनुपात 4:2:1, ऐसा कुछ पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में। और हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की दो प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हुआ करती थी और इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आपका होता है लोथल भोगवा नदी किनारे था और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था। और लोथल इस सभ्यता की राजधानी मानी जाती थी। फारस की मुद्राएं पाई गई, चावल के दानों का साक्ष्य, घोड़े की अस्थियां यहाँ मिली, एक मम्मी का साक्ष्य भी लोथल से मिला है, ठीक है। तो लोथल के विषय में सबसे बेहतर क्वेश्चन आपके लिए यही होगा कि सबसे प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। लोथल भोगवा नदी किनारे बसा हुआ था, ठीक है। हम लोग लास्ट बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगन जो होता है ये राजस्थान का लगभग क्षेत्र होता है, घग्गर नदी किनारे बसा हुआ था। यहाँ से सबसे बेहतर क्वेश्चन ये आता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कालीबंगन से, ठीक। हल के निशान ये भी कालीबंगन से मिलते हैं। तो ये दो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिए। अब जो कुछ मैं आपको दो तीन प्रश्न ऐसे भी बताता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो पहली बात तो ये पशुपति शिव की पूजा करते थे। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्राएं हुआ करती थी, ठीक, मुद्रा, अब मुद्रा जो होती थी उसको सेलखड़ी बोलते थे। क्या बोलते थे बताओ? सेलखड़ी, ठीक है, ये बोलते थे। तो आपने अगर मोहनजोदड़ो फिल्म देखी होगी तो वहाँ भी आप बहुत कुछ इसके विषय में समझ जाएंगे। तो ऐसी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता होती। मैंने आपको देखो इतना ज़्यादा कहानी ना बता करके मैं सिर्फ इस बात पर फोकस कर रहा हूँ कि आपकी एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए।
ठीक है, हमारा एक उद्देश्य है कि आप एग्ज़ाम में बैठें, आपको अगर ये टॉपिक आप इस वीडियो से, इस चैनल से पढ़ के जा रहे हैं तो आपको यहीं से वो प्रश्न मिले, मेरा प्रयास ये रहता है। तो आज का जो आपका टॉपिक है इतना ही है, आप इसको नोट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे और जो है आज की वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर से जो है अगली क्लास बहुत ही शानदार लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। और मैं सबसे पहले उन अपने प्यारे साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। और जो हमारे प्यारे साथी अभी भी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सहयोग, आपका सपोर्ट ही हमारी ऊर्जा होता है। और आगे फिर हम लोग जो है एक बेहतर वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।